ये हवाएं देखिए सोमवार से बुधवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। हास्य व्यंग की ये एक इबारत, हर बात गुदगुदी हर बात शरारत। नमक भी कम खाए, शक्कर ना अपनाए, खाना खाए लिमिटेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड देखिए गुरुवार और शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस। नरगिस देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। दिल्ली में बस जरूर गए पर हैं आपके ही इलाके से। न तेवर कम हुआ है ना अक्कड़ घटी है। बदलेगा तो सब कुछ कौस्तभ बाबू। अभी आप हमें जानते ही कहाँ हैं। एक बार हम अपने पे आ जाते हैं ना, ये बात की भी नहीं सुनते। आपसे तो हमको सौदा करना है। ना हौसला हारेंगे हम देखिए शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण द डिटेक्टिव देखिए शनिवार और रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। छुई मुई अलबेली सी, हया में सिमटी अलहड़ सी, लो देखो वो आ गई, दिलों पे सबके छा गई। अब शाम देखिए सोमवार और मंगलवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। स्वाद देखिए हर शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। उम्र के इस मोड़ पर आकर मैं एक बात तो समझ गई हूँ, औरत की वजूद को किस तरह से बंटवारा किया जाता है और वो कैसे दो टुकड़ों में बंटकर रह जाती है। एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ जिंदगी एक भंवर देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। एक तरफ डॉक्टर स्नेहा, वो आपकी बीवी है, कोई खिलौना नहीं जो आपकी बैटरी से चलेगी। और दूसरी ओर उन्हें रोकने के लिए खड़ी हैं बड़ी बड़ी ताकतें। देखते हैं कि इस संघर्ष का क्या नतीजा होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल।
नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोटर दुर्घटना दावों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री धीरेन्द्र सिंह जी। सिंह साहब, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है मोटर दुर्घटना दावे। मोटर दुर्घटना दावे से हमारा आशय है कि जो भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उनसे जो भी किसी को नुकसान होता है, चाहे कोई डेथ होती है या किसी को इंजरी होती है या किसी की गाड़ी को नुकसान होता है, तो ऐसे केसेस में वो कहाँ केस लगा सकते हैं और उसके लिए कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कैसे उनको क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है, उसके लिए क्या मापदंड है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755660049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755660049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मोटर दुर्घटना यान अधिनियम है वो क्या है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए चित्रा जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है जी, और गाड़ियों की संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जी। इन गाड़ियों के उपयोग से कई बार दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाती है जी, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक के आश्रितों को त्वरित सहायता प्राप्त हो सके जी, क्योंकि उसकी मृत्यु, अगर कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है जी, तो उसके परिवार के लोग निराश्रित हो जाते हैं उसकी मृत्यु के पश्चात। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उनके आश्रितों को जल्दी कोई आर्थिक सहायता मिल सके। एक मुख्य उद्देश्य मोटर यान अधिनियम में जो प्रतिकर संबंधी प्रावधान है उनका है जी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में गंभीर रूप से आहत हो गया है जी, और वो अपने दैनिक कामकाज नहीं कर पा रहा है जी, और उसको आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, तो उस आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए भी इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। और ये मोटर यान अधिनियम सामाजिक रूप से कल्याणकारी अधिनियम है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये एक सामाजिक रूप से कल्याणकारी अधिनियम के रूप में बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति सफर न रहे जो भी एक्सीडेंट में यदि उसको नुकसान होता है। सर, हम बात करें कि जो ये कानून है तो इसमें कोई भी व्यक्ति यदि केस दायर करना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई निश्चित समय अवधि है और कोई स्थान विशेष पर ही वो केस लगा सकता है या फिर कोई और भी प्रावधान इसमें किए गए हैं? देखिए, इसमें मोटर यान अधिनियम, जैसा मैंने आपको बताया कि सामाजिक कल्याण का कानून है जी, इसलिए इसमें क्लेम दावे प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जी। लेकिन फिर भी ये अपेक्षा की जाती है जी कि जिस व्यक्ति को कोई क्षति हुई है जी, चाहे आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो ऐसा जो क्लेमेंट है वो एक युक्त समय के अंदर अपना क्लेम पाने के लिए अधिकरण के पास आ जाए जी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति अनंत काल तक सोया रहता है जी, तो उसके अधिकार उसको मिलने की संभावना कम होती जाती है जी। इसलिए समय सीमा तो निर्धारित नहीं है, लेकिन अत्यधिक विलंब किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जी। जहाँ तक आपने क्षेत्राधिकार के संबंध में पूछा जी, तो उस संबंध में भी इस अधिनियम में बड़े उदार प्रावधान है जी। जहाँ पर दुर्घटना हुई है वहाँ पर भी दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जी, अथवा जहाँ पे क्लेमेंट का निवास स्थान है जी, उस निवास स्थान वाले ट्रिब्यूनल के समक्ष भी दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जी। और या जिसके खिलाफ हम दावा पेश कर रहे हैं जी, वो व्यक्ति जहाँ पे रहता है या अपना कोई व्यवसाय करता है जी, उस स्थान पर भी जाकर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जी। लेकिन सामान्यतः आवेदक जहाँ पर रहता है जी, वहाँ पर अगर वो दावा प्रस्तुत करे तो उसे सुविधा होती है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और इस कानून में विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दिया गया है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसको कोई असुविधा ना हो, जी हाँ, उसको ध्यान में रखकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि एक्सीडेंट में किसी को गंभीर चोट लगती है या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उसकी किसी गाड़ी को या उसके किसी सामान को क्षति होती है और उसका नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या कानून में व्यवस्था की गई है? देखिए चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी, और जिन 3 श्रेणियों का आपने उल्लेख इनमें किया है जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी, तो उसके आश्रितों को ये अधिकार दिया गया है कि वो क्लेम प्राप्त करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं जी। और ऐसी स्थिति में मृतक के जितने भी आश्रित हैं जी, उन सभी को संयुक्त रूप से एक दावा प्रस्तुत करना पड़ता है क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने जी, और यदि कुछ आश्रित उनके साथ शामिल होने के इच्छुक नहीं है जी, तो वो उस प्रकरण में उनको अनावेदक बना के अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं जी।
और इसी तरह यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति आहत हुआ है तो वो स्वयं भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है जी। और यदि दुर्भाग्यवश वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया है या शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त हो गया है जी। तो वो अपने गार्डियन के माध्यम से भी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना क्षतिपूर्ति पाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है जी। इसी तरह जो तीसरी श्रेणी आपने संपत्ति हानि के बारे में पूछा, बिल्कुल, तो यदि किसी वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंची है जी। तो ऐसी संपत्ति का स्वामी भी अपना क्लेम पाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है। आपने बताया कि इस तरह से क्लेम प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उनको ख़ास तौर से जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने पेश करना होती हैं जिससे कि उनका क्लेम पुख्ता रूप से मजबूत हो जाए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात इसमें है कि जब आप अपना कोई क्लेम दावा प्रस्तुत करें जी, तो दुर्घटना की संबंध में जो आपने रिपोर्ट किया है जी, उस रिपोर्ट की कापी, और यदि डेथ केस है तो जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी जी, एक्सीडेंट के ठीक पहले उसकी इनकम कितनी थी जी, उसके संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं जी, और दुर्घटना के समय मृतक की आयु कितनी थी जी, इस संबंध में कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं। और डेथ केसों में मृतक की आय, जी, आयु, इन सब के आधार पे क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता है जी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति आहत हुआ है तो उसको दुर्घटना की रिपोर्ट के साथ साथ जिस अस्पताल में उसने अपना इलाज करवाया है जी, वहाँ के सभी अगर इलाज संबंधी पर्चे, जी, उसने अपनी दवाइयों में या दूसरी अन्य जांचों में जो राशि व्यय किया है जी, उनसे संबंधित बिल उसको साथ में प्रस्तुत करने पड़ते हैं जी। और यदि दुर्घटना में उत्पन्न चोट के कारण वो स्थायी रूप से निशक्त हो गया है कोई व्यक्ति जी, तो जिला मेडिकल बोर्ड से स्थायी निशक्तता प्रमाण पत्र लेकर उसको अपने दावे में प्रस्तुत करना पड़ता है। हालांकि सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए हैं 12 राजस्थान से, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा पे आएंगे। श्याम सुंदर जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? श्याम, हाँ जी, बताइएगा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल बताएं अपना। जी डॉक्टर साहब, सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल है जैसे कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही है और इसका कानून का क्या प्रावधान है? प्रावधान आप क्या जानना चाहते हैं? दुर्घटना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? स्पष्ट करें अपना सवाल। जी, इसका क्या प्रावधान है? किस चीज का? आप किस चीज का प्रावधान पूछ रहे हैं? जैसे कि दुर्घटना हो जाती है ना। हाँ हाँ। तो इस दुर्घटना में क्या इसका कानूनी क्या प्रावधान है? चलिए, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले भी हम यही सब बता रहे थे। जज साहब इसी के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या करना होता है, और आज हम चर्चा भी इसी पे कर रहे हैं। खास तौर से हमारा विषय ये है आज का। सर, इनका ये पूछना है कि इसमें क्या प्रावधान है यदि दुर्घटना होती है तो। अब इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि जिसकी दुर्घटना होती है जिससे होती है, तो जैसा कि दुर्घटना होती है तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी ऐसा बताया, जैसा बताया आप लोगों को, कि दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है तो अपनी चोटों के संबंध में भी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। और यदि दुर्घटना में किसी की संपत्ति की हानि पहुंचती है तो उस संपत्ति के लिए भी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है जिसके द्वारा दुर्घटना कारित की गई है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा पे आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना।
दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं मोटर दुर्घटना दावों पर। आपको फिर याद दिला दें, बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री धीरेन्द्र सिंह जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि जो क्षतिपूर्ति है, किसी भी एक्सीडेंट में यदि कुछ होती है किसी को क्षति, तो उसमें क्या प्रावधान है, तो आपने उस बारे में जानकारी दी। अब एक सवाल ये उठता है कि जो क्षति दिलाई जाती है तो उसके लिए मापदंड क्या होता है, किस आधार पर कैसे तय होता है कि किसको क्या दिलाना चाहिए। सर, इस बीच एक कॉलर आ गए हैं खंडवा से, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। दिनेश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं, बताइए, सवाल बताइए। हेलो। हाँ जी मैडम, हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था जी। उनके पैर एक खराब हो गया था जी जी, और उसके बाद वो उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई जी। केस लगाया आपने? तो अभी इसमें जी केस लगाया है मैडम। अभी इसमें क्या चीज लगाएंगे जिससे वो क्लेम मिल पाए? कौन सी चीजें? जी जी, बिल्कुल, आपका सवाल हमारे आज के विषय से पूरी तरह संबंधित है। स्थायी रूप से वो विकलांग हुए थे, स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे मैडम। अभी वो है कि नहीं है? जी जी। उसी से एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई है? एक्सीडेंट के कारण? एक्सीडेंट से ही वो, हाँ जी मैडम, उनकी मृत्यु। जी, चलिए आपके सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि दुर्घटना में आपके पिताजी का पैर क्षतिग्रस्त हुआ था, तो ऐसी स्थिति में आप जो क्लेम प्रस्तुत करेंगे या आपने जो क्लेम प्रस्तुत किया होगा, उसमें आपको दुर्घटना के संबंध में जो रिपोर्ट हुई होगी उसकी कापी आपको लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही दुर्घटना के पश्चात आपके पिताजी का जहाँ जहाँ पर इलाज हुआ होगा और उसमें आपने जितना भी खर्च किया होगा उन सब के बिल आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि स्थायी रूप से आपके पिताजी निशक्त हो गए थे, तो जिला मेडिकल बोर्ड से या किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से आपने जो पिताजी की स्थायी निशक्तता का प्रमाण पत्र लिया होगा, वो प्रमाण पत्र भी आपको क्लेम ट्रिब्यूनल में लगाना पड़ेगा। ये तीन तरह के मुख्य दस्तावेज है ही नहीं। इनका कहना है कि मृत्यु भी उसी से हो गई है। नहीं, अगर मुकदमा चलने के दौरान मृत्यु हो गई है तो ऐसे प्रकरणों में फिर आवेदक को ये भी साबित करना पड़ेगा कि जो उनके पिताजी की मृत्यु हुई है जी, तो वो दुर्घटना में उत्पन्न चोटों के परिणाम के कारण ही हुई है जी। तब ऐसी स्थिति में उनको मृत्यु संबंधी क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सकेगी जी। और यदि वो ये प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि दुर्घटना में जो चोटें आई थी उन्हीं के कारण मृत्यु हुई है जी, तो दुर्घटना के कारण जो चोटें आई थी जी, तो मात्र उन्हीं चोटों की सीमा तक ही उनको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रहेगा। जी, तो इनका ये पूछना है कि इनको क्या दस्तावेज देना होंगे प्रमाणित करने के लिए अपने प्रकरण को? जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर जैसे ये डेथ कह रहे हैं कि उसी से डेथ हुई है, तो इसमें उनको ऐसे डॉक्टर की गवाही करवाना पड़ेगा जिन्होंने इनके पिताजी का इलाज किया हो, और वो ये प्रमाणित इनको करना पड़ेगा कि जो दुर्घटना में चोटें थीं उन्हीं का इलाज कर रहे थे और उन्हीं चोटों की गंभीरता के कारण पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो उनको इस संबंध में मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत करवाना पड़ेगा। जी दिनेश जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपके पिताजी की मृत्यु उस दुर्घटना से हुई है और जो भी उनको चोटें आई थी उन सबके दस्तावेज आपको लगाना होंगे और आपको ये साबित करना होगा कि उन चोटों के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। तो उस हिसाब से ही जो भी क्षति होगी उसका निर्धारण जो भी अधिकरण होगा वो करेगा। सर, हम बात कर रहे थे कि जो क्षति का आकलन होता है उसका मापदंड क्या होता है किसी भी डेथ क्लेम में या इंजरी में या जो भी उसके प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है उसमें? देखिए, डेथ केस में और इंजरी केस में क्षतिपूर्ति निर्धारण के पैमाने अलग अलग हैं जी। जो डेथ केस से संबंधित क्लेम होते हैं जी, उसमें मुख्यतः सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था या जिस दिन मृत्यु हुई एक्सीडेंट के कारण जी, उस दिन उस व्यक्ति की उम्र कितनी थी जी। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि दुर्घटना के ठीक पहले उस व्यक्ति की आमदनी कितनी हो रही थी जी, और उसके बाद फिर उस वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है जी, उसके ऊपर परिवार में कितने लोग आश्रित थे जी। तो आश्रितों उम्र, उसकी आमदनी और उसके ऊपर आश्रितों की संख्या जी, ये तीन मुख्य कारक होते हैं क्षतिपूर्ति निर्धारण के लिए जी। और उसके बाद वर्तमान में अब ये भी देखा जाता है नए जो न्यायिक सिद्धांत आए हैं जी, उनके आधार पर यदि व्यक्ति जीवित रहता
तो भविष्य में कितनी आय अर्जित कर सकता था, इसका भी एक कैलकुलेशन किया जाता है। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर उसकी आयु के हिसाब से एक गुणांक का उपयोग किया जाता है। और इन सभी के पश्चात मृत्यु के प्रकरणों में अंतिम क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है। मतलब इसका अगर हम जिस्ट निकालें तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जिंदा रहते हुए अपने परिवार को जो सुविधाएं देता था और जो आय अर्जित करता था वो परिवार बाद में सफर न करे, उतनी क्षतिपूर्ति उस आकलन के हिसाब से दिलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके आश्रितों को एक तरह से निराश्रित अवस्था में ना जाना पड़े और उस मृतक के जीवन काल में वो जिस तरह की लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर रहे थे उस व्यक्ति के मरने के बाद पूर्णतः उस तरह की तो नहीं, किंतु लगभग उसके बराबर की लाइफ स्टाइल उनकी जारी रहे, ये एक इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भी है। जी सर, आपने बताया कि इसमें इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है कि परिवार जो है वो सफर ना रहे कहीं भी। तो एक सवाल ये उठता है कि जब भी कोई केस आता है तो उसमें कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकते हैं, कौन दावा ला सकता है और क्या प्रक्रिया होगी इसके लिए? देखिए चित्रा जी, अगर डेथ केस है तो मृतक पे जितने लोग आश्रित थे दुर्घटना के ठीक पहले, उन सभी को ये अधिकार है कि वो क्लेम पाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। और प्रक्रिया बहुत आसान है इसमें। इस अधिनियम में क्लेम पाने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। आप दुर्घटना से संबंधित सभी तथ्यों का संक्षिप्त में उल्लेख करते हुए और मृतक की आयु का उल्लेख करते हुए, मृतक की आमदनी का उल्लेख करते हुए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, ये सारी जो हम बात कर रहे हैं कंपनसेशन की, तो ये सारा दायित्व हम देखें तो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी पर ही आता है अगर इंश्योर्ड व्हीकल है तो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब इंश्योरेंस कंपनी पे दायित्व आता है कि वो क्लेम पे करे? जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है अगर दुर्घटना के समय उस गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति के पास वैलिड लाइसेंस था और यदि कमर्शियल व्हीकल है तो उस गाड़ी का परमिट था, फिटनेस प्रमाण पत्र था, तो ऐसी स्थिति में क्लेम देने की पूरी जिम्मेदारी फिर उस बीमा कंपनी की आती है जिसके द्वारा उस गाड़ी का इंश्योरेंस किया गया था। और कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल गाड़ियों का परमिट और फिटनेस नहीं होता है, फिर भी लोग उस गाड़ी को चलाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी प्रथम दृष्टया तो कंपनसेशन देने का दायित्व बीमा कंपनी पर ही आता है, लेकिन फिर बीमा कंपनी को इस अधिनियम में ये अधिकार मिला हुआ है कि वो जितना कंपनसेशन क्लेमेंट को दे रही है वो पूरा कंपनसेशन ब्याज सहित गाड़ी के मालिक से वो वसूल कर सकती है। जी, अगर वाहन मालिक द्वारा पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके ऊपर किस तरह से लायबिलिटी आती है? इस तरह के प्रकरणों में भी कंपनसेशन को देने का पहला जो जिम्मा है वो तो बीमा कंपनी पर ही आता है, लेकिन पे एंड रिकवर का एक जो न्यायिक सिद्धांत लागू हुआ है तो उसके पश्चात फिर बीमा कंपनी को ये अधिकार मिलता है कि पहले क्लेमेंट को पैसे दे और उसने फिर क्लेमेंट को जितने पैसे दिए हैं वो पैसे वाहन मालिक से वो वसूल करे। जी, कई बार ये सुनने में आता है कि कोई आदेश हुआ है और सामने वाला पक्षकार जिसके खिलाफ आदेश है वो उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास क्या उपचार है कि वो कैसे उस आदेश का पालन करा सकता है? जब भी किसी आवेदक के पक्ष में क्लेम अवार्ड होता है और यदि बीमा कंपनी उस क्लेम अमाउंट को जमा नहीं कर रही है या मान लीजिए मात्र गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक के खिलाफ अवार्ड हुआ है और वो लोग पैसे जमा नहीं कर रहे हैं तो जो आवेदक है वो न्यायालय में निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है और निष्पादन प्रकरण के माध्यम से अवार्ड राशि की वसूली हो सकती है। इस तरह के प्रकरणों में जो क्लेम ट्रिब्यूनल है वो कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र भेजता है और कलेक्टर फिर अवार्ड राशि की वसूली बकाया लगान के जैसे करके और फिर उसको अधिकरण में जमा करवाते हैं। जी सर, अब एक सवाल इसी से निकल कर ये आता है कि यदि कोई पक्षकार किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए वो कहाँ अपील कर सकता है और कितने दिनों में अपील दायर कर सकता है? कई बार ऐसा होता है कि जब क्लेम ट्रिब्यूनल कोई अवार्ड पारित करता है तो अक्सर आवेदकगण को ये लगता है कि उन्हें कुछ और राशि मिलना चाहिए थी या बीमा कंपनी को लगता है कि ट्रिब्यूनल ने जितना अवार्ड किया है उतनी राशि पाने के आवेदक अधिकारी नहीं थे। तो इन दोनों ही स्थितियों में अपील का अधिकार है
आवेदक यदि चाहे तो वो भी अपील कर सकता है, और बीमा कंपनी यदि अवार्ड से असंतुष्ट है तो बीमा कंपनी या गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक को भी अपील करने का अधिकार है जी। और यदि कोई अपील करना चाहे तो जिस दिन अवार्ड पास होता है उस दिन से 90 दिन के अंदर ऐसा व्यक्ति या कंपनी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, एक चीज़ हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आए दिन लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और उसमें काफ़ी केसेस का निराकरण होता है, तो क्या जो ये मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं ये भी लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं, और इससे किसी भी पक्षकार को क्या लाभ है यदि वो करता है तो? देखिए चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लोक अदालतें हैं जी, वो लोगों के विवादों के निराकरण के लिए बहुत एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर आई हुई हैं जी। और मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित क्लेम प्रकरणों का भी लोक अदालतों के माध्यम से निराकरण होता है जी। सामान्यतः जिस प्रकरण में बीमा कंपनी है जी और अगर बीमा पॉलिसी का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जी, तो ऐसे प्रकरणों का बहुत आसानी से लोक अदालत के माध्यम से आप निराकरण करवा सकते हैं, और इसमें जो निराकरण होता है वो दोनों पक्षों की सहमति से होता है जी। और दोनों पक्ष जितनी राशि पे सहमत होते हैं उसी राशि का अवार्ड लोक अदालत की खंडपीठ द्वारा पारित किया जाता है। तो लोक अदालत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्लेमेंट को बहुत लंबे समय तक ट्रिब्यूनल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, उसका प्रकरण बहुत जल्दी निपट जाता है और दोनों पक्षों की सहमति से चूँकि राजीनामा होता है जी, तो ऐसे प्रकरणों की फिर आगे कोई अपील भी नहीं होती है। बिल्कुल। और इस तरह इन विवादों का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है और दोनों ही पक्ष राजीनामा होने के कारण संतुष्ट पक्षकार होते हैं जी। तो और किसी भी तरह का कोई विवाद उनके बीच शेष नहीं रहता। तो लोक अदालत का सबसे ज़्यादा फायदा इसी बात पे है कि प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है और आवेदक को अपने क्लेम की राशि का भुगतान भी बहुत जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि इस कानून में पिछले दिनों कोई संशोधन हुए हैं क्या, यदि हुए हैं तो क्या हुए हैं? जी हाँ, इसमें एक वर्ष 2018 में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में धारा 163A प्रावधान है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं। सर 163A क्या है धारा? 163A के अनुसार यदि मृतक की वार्षिक आय 40,000 रुपये तक थी जी, तो उसके आश्रितों को इस प्रावधान के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है जी। और इसमें दावे का निराकरण बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इस अधिनियम की इस जो धारा विशेष है जी, उसमें ये प्रावधान है कि आपको गाड़ी चालक की कोई लापरवाही प्रमाणित नहीं करना पड़ता जी। आपको मात्र ये बताना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है कि किस गाड़ी विशेष से दुर्घटना हुई है जी। और इस धारा के अंतर्गत जो क्लेम प्रकरण प्रस्तुत होते हैं उनमें अगर मृत्यु का प्रकरण है तो वर्ष 2018 के संशोधन के हिसाब से आवेदकों को 5 लाख रुपए का एक फिक्स अमाउंट ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया जाता है और इसी तरह अगर इंजरी का केस है और ग्रीवियस इंजरी है या परमानेंट डिसेबिलिटी है तो मिनिमम 50,000 रुपये का भुगतान मिलता है जी, और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भुगतान इंजरी केस में भी दिया जा सकता है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, हमें प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में आपने देखा, जो चर्चा में निकल कर आया, वो मूल बात ये है कि ये एक सामाजिक कल्याण का अधिनियम है और इसमें पीड़ित व्यक्ति की सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि कहीं वो सफर न रहे। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस कानून के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप इसका लाभ ले सकेंगे और लोगों को भी दिला सकते हैं। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।